सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी दुनिया को कोरोना की वबा की वजह से परेशानी लाहक है। पाकिस्तान में भी कोरोना मुसलसल फैल रहा है। लॉकडाउन जारी है। इंसानी सेहत के साथ साथ मईशत को इस वबा ने निढाल करके रख छोड़ा है। खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इसकी वजह से 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हो सकते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि अप्रैल के आखिर में इस वबा की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। अस्पतालों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। यकीनन खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन मुल्क की सियासत 1 महीने के आराम के बाद फिर अंगड़ाई लेकर जाग रही है। शोरा बयानियां शुरू हैं, इल्जाम तलाशियां जोर पकड़ रही हैं। वज़ीर आज़म के इस्तीफे की सदाएं भी सुनाई देने लगी हैं। आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट के बाद सियासत फिर हलचल मचा रही है। हुकूमती खिलाड़ी इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने को नए और बदले हुए पाकिस्तान की दलील करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन है जो इस इक़दाम की तहसीन करने की बजाय तनकीद कर रही है। हैरत इस बात पर भी है कि अगर मुल्की खजाना लूटा गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा होना चाहिए था, मगर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बाज़गश्त क्यों सुनाई देने लगी है। बिलावल भुट्टो भी इस मुतालबे को जायज करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है आटे चीनी डॉलर के ये बहरान साबिका हुकूमतों के दौर में भी होते रहे हैं। उस वक्त इस्तीफे क्यों नहीं दिए गए। वज़ीर आज़म फोरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार में, जिसके बाद उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का वादा किया है, लेकिन अभी एक और क़यामत खेज़ रिपोर्ट भी आखिरी मराहिल में है। अगर इस रिपोर्ट में भी वज़ीर आज़म के हम नवाओं के नाम आए जो आ रहे हैं, तो ये रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म इमरान खान का सख्त इम्तिहान साबित हो सकती है। कोरोना वबा की इस घड़ी में अपोजिशन की सियासत और हुकूमत की मुसीबत पर ही हम सबसे पहले बात करेंगे असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब से। लेकिन पहले आज की डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट। बाबा डोगर साहब, ये जो अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही कर्जा जात की, इसमें भी बहुत सी बातें हैं। मैं 2 चीज़ कहना चाह रहा हूँ। कल हमने इस पर बात की थी कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में कर्जे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सारी कहानी हमारे पास है कि उन्होंने 46 अरब डॉलर मजीद कर्जा लिया गया, इस गरीब मुल्क पर बोझ डाल दिया दौरे हुकूमत में। लेकिन जब इसमें बात आएगी 2010 से 13 की, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो वजीर खजाना यही अब्दुल हफीज शेख साहब थे। फिर पेशावर बीआरटी भी इसमें शामिल है, जो ये रिपोर्ट अगले हफ्ते कहा जा रहा है वज़ीर आज़म को पेश होनी है। तो फिर एक उनका बड़ा इम्तिहान है कि उसमें भी अपने लोगों के नाम, हफीज शेख भी और पेशावर बीआरटी भी। वो परवेज खटक साहब किधर है? खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी जब ये मनसूबा शुरू हुआ। अब उसकी लागत में 50 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तो समझ साहब, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम देखें कि 2008 से लेकर 2018 तक टोटल कितना कर्जा लिया गया, जो कि 49 अरब डॉलर बनता है, यानी कि 46 अरब डॉलर से इन 10 सालों में आप 95 अरब डॉलर तक चले गए। इसमें अपने पार्टी के दौर में 2008 से 2013 तक 14.7 अरब डॉलर। उसके बाद 2013 से 2018 यानी कि जो नून लीग का दौर था, उसमें 34.3 अरब डॉलर, दुगने से भी ज्यादा पीपल्स पार्टी से। अब जो पहले 10 माह है पीटीआई गवर्नमेंट के, इसमें 10.6 अरब डॉलर 7 माह में, ये 7 माह में। तो सर, जब आप देखें चीज़ें तो उसी तरह ही हैं। मैं 2013 के इलेक्शन में मैं अगर नवाज शरीफ की तकरीर वो सुनूं, तो उसमें वो उनकी तकरीर में और इमरान खान साहब की 2018 की इलेक्शन तकरीर में कोई फ़र्क नहीं है। आप निकाल के देख लें, कंपैरिजन कर लें। मियाँ साहब भी यही रो रहे थे कि पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, मुल्क जो है वो कर्जों में मजीद डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, करप्शन की इंतहा होगी, रोज़ मुल्क में इतनी करप्शन हो रही है। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 5 साल के बाद जब उनका इक़्तिदार और उन्हें भी IMF के पास गए यही कहकर, सर जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो मुल्क 34.3 अरब डॉलर मजीद कर्जों में खुब चुका था। अब इमरान खान साहब, उनकी भी वही तकरीरें थी कि करप्शन, ये वो सब कुछ, और इब्तदाई 7 माह में आप 10 अरब डॉलर का कर्जा ले चुके हैं। अब खान साहब ने कहा कि जी हम ऑडिट करना चाहते हैं, पिछले जितने भी कर्जे जो थे लिए गए वो कहाँ खर्च हुए। ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कही थी कि हम ऑडिट करेंगे, लेकिन उनमें हौसला पैदा नहीं हुआ ऑडिट करने का। बल ये एक अच्छी चीज़ है
कि ऑडिट किया जा रहा है, बल्कि ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है और खान साहब तक पहुंच गई है। और उसमें जो ऑडिट किया गया है वो PMLN और पार्टी के दौर में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए, CPAC के तहत या जितने भी बड़े प्रोजेक्ट किए गए, उन सब का फाइनेंशियल ऑडिट किया गया है और ये पता किया गया है। उसमें PTI गवर्नमेंट जो KPK में थी उसका भी उसके भी 5 साल शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ खान साहब से कि सारी रिपोर्ट पब्लिक होगी, पता चलेगा कि जनाब ये जितने बड़े प्रोजेक्ट PMLN ने लगाए या PTI की गवर्नमेंट ने लगाए उनमें कितना एक्चुअली पैसा लगना था, कितना लगा और कितना किसकी जेब में गया। सारी कौम इसका इंतजार कर रही है कि जनाब ये रिपोर्ट पब्लिक हो और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बिला तफरीक बिला तफरीक बिल्कुल जिसकी भी गर्दन फिट होती है ना वो फिट होनी चाहिए। अब ये 2 आ गई हैं, 25 को फाइनल आनी है, आप कह रहे हैं ये भी आने वाली है। इसमें देख लें अक्रॉस द बोर्ड इसका भी है। 25 का तो बाद में करेंगे, पहले ये अगले हफ्ते देखिए। ये जो 10 साल का खान साहब ने कहा था कि जी बेतहाशा करप्शन हुई है और इस करप्शन का ही इसके लिए ही जाती अकाउंट्स में पैसा नहीं जाना चाहिए ना, कम से कम आपने गैर मुल्की कर्जे लिए हैं तो जाती अकाउंट्स में लोगों के पैसे गए हुए हैं। अगर गया तो फिर उसके खिलाफ में आ रहे हैं खिलाफ पूरा उसका भरपूर तरीके से एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खरल साहब, ये जो बात बाबर साहब कह रहे हैं कि ये इनके भी 7 महीने में आपने कहा जी $10 अरब आए हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि दिवालिया मुल्क होने लगा था, कर्जे ले लेते तो क्या करते, वो कर्जे लिए जा रहे हैं कर्जे उतारने के लिए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम और क्या करते, सूद भी अदा करना था जो कर्जे माजी में ले लिए गए हैं, वो पैसे भी वापस करने थे और कहां से वापस करते। मामला ये है कि उसामा साहब बिल्कुल ये आपकी बात जो बड़ी अहम है कि जो इमरान खान साहब कहते थे और जो बात इन्होंने भी की है कि जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी हुकूमत खा गई, कर्जे चढ़ा दिए और हम तो उनका जनाब कर्जा उतार रहे हैं और मुल्क को जिस तरह दुराए पे खड़ा कर दिया, ये इमरान खान साहब का। लेकिन देखें जब मुशर्रफ थे तो बहुत सारे लोन ऐसे थे। मैं ज्वाइन किया कमर ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। कायरा साहब, ये अब एक और रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है कि पहले तो ये शुगर और फ्लोर मिल्क की थी, अब एक और कमीशन की रिपोर्ट आ रही है और कहा जा रहा है पिछले 10 साल की और जाती अकाउंट्स में लोगों के पैसे गए। आप इस पर क्या कहते हैं? इसमें ये BRT भी है, मैं अर्ज कर दूं, और उसमें हफीज शेख साहब आपके दौर में भी वजीर रहे हैं, वो बात भी शामिल है। देखिए, हमें तो कोई एतराज नहीं है, इस तरह की इनकंक्लूसिव रिपोर्ट्स का कोई हासिल नहीं होना। इस खास मौके पे जब पूरे मुल्क को पूरी तवज्जो के साथ कोरोना के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत थी और मुल्क में कोरोना का मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है और वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत के इक़दामात जो बेवक्त रहे, जिन्होंने टाइमली फैसले नहीं किए, जिसकी बदौलत आज सारा मुल्क उनकी तरफ देख रहा है और आने वाले दिनों में उसका प्रेशर और बढ़ने का इम्कान है। अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे मेरा तहफ़्फ़ुज़ गलत हो और वज़ीर आज़म साहब दुरुस्त कह रहे हो कि मुल्क में कोई ऐसा मसला नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन खदशा ये है, उन्हें पता है, और ये पॉपुलिस्ट जो होते हैं ना, जो बहुत तशहीरी मुहिमों के शौकीन होते हैं, ये तशहीरी मुहिम के जरिए हुकूमत को तो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लेकिन क्राइसिस प्रोलॉन्ग नहीं होते, सोल्यूशन प्रोलॉन्ग नहीं होते। मसला ये है कि जो रिपोर्ट आई है पहले शुगर रिपोर्ट, उसमें आया क्या है? उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि जहांगीर तरीन साहब की बिलों को इतने पैसे गए, फलां की बिलों को इतने गए, फलां की बिलों को इतने गए, इस ग्रुप ने इतने पैसे लिए और ये फैसला फलां जगह से हुआ, फलां से समरी आई। ये तो वो सारी बातें हैं जो मीडिया को और आपको और हमें पहले ही पता था। ये रिपोर्ट तो कोई नई बात इसमें है नहीं। और जो चीज आनी थी, जो बुनियादी तौर पे जो इस गवर्नमेंट ने काम करना था, तो वो ये था कि किसी तरीके से ये तय करना था कि जी कौन गुनहगार है, जुर्म कहाँ हुआ है, उस जुर्म का तयन अब आना है कि वो फोरेंसिक। अच्छा, ये फोरेंसिक रिपोर्ट आए बगैर उसकी रिपोर्ट, यानी कोई जुर्म हुआ है, किसने क्या किया है, किसका कितना कसूर है, अच्छा, कह रहा ये रिपोर्ट लिए बगैर वजीर आजम ने एक रिपोर्ट जारी करा दी। अब वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है, वो किसके खिलाफ है, वो एक अलग कहानी है पूरी। जहांगीर तरीन साहब जो कह रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर पूरी एक डिबेट छिड़ गई ना, और दूसरी आज उन्होंने ये बात कर दी। अब इसमें क्या होगा कि गैर मुल्कों से जो कर्जे लिए जाते हैं, तो वो कर्जे तो गवर्नमेंट के खजाने में आते हैं, वो किसी के अकाउंट में तो जाते नहीं, वो तो हुकूमत पाकिस्तान का स्टेट बैंक का अकाउंट है, उसमें आते हैं। बाहर से लिए गए कर्जों की यूटिलाइजेशन
वो प्रोजेक्ट्स हैं। वो प्रोजेक्ट्स किसके हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल निकाले, बड़ी खुशी से निकाले, और अगर कोई गुनाहगार है उसको जरूर पकड़े। अच्छा, बाबर डोगर साहब सवाल करना चाह रहे हैं, कायरा साहब। जी जी, मैं कह रहा था, जो आप बात कर रहे थे, मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि देखिए, फिर पार्टी के दौर में 14.7 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए। उस वक्त मियाँ साहब ने ये शोर मचाया 2013 में कि जी करप्शन हुई और ये हुआ वो हुआ, वो एहतसाब करेंगे, इनका ऑडिट करेंगे। उसके बाद जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई तो 34.3 अरब डॉलर के उन्होंने खुद कर्जे ले लिए। अब इमरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि ऑडिट होगा, ये होगा, करप्शन की नजर हो गया, और खुद वो 10 अरब डॉलर के कर्जे ले चुके हैं पहले 10 माह में। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इस तरह के ऑडिट से कोई फायदा होगा या नहीं होगा, या कि आप खुद भी कर्जे लिए जा रहे हैं और पिछली गवर्नमेंट्स को करप्शन की कहानियां भी सुनाई जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो जी इस मामले में समझने की कोशिश, ये जो मेरी राय, जो मैं समझा हूं, हो सकता है मेरी समझ उतनी ना हो, मुझे ना समझ आ रहा हो सही, लेकिन गवर्नमेंट जो भी कर्जा अच्छा ले, बुरा ले, महंगा ले, सस्ता ले, जो कर्ज लेती है इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, वो किसी वजारत के, वजीर आजम के, किसी के अकाउंट में नहीं जाता। वो पैसा स्टेट बैंक के अकाउंट में जाता है, जो ट्रेजरी का अकाउंट बंद है पाकिस्तान में। उसके अंदर से वो पैसे रिलीज होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, जो उसके भी कई तरीकेकार हैं। एक है कि आपने कर्ज लिए, आप उसका ऑडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कर्जे मुल्कों से लिए हुए नहीं है? हाँ, सवाल ये है कि पहला पहलू तो हो गया कि वो काम जो ऑलरेडी आपके बिल में है उसका आप ऑडिट कराने जा रहे हैं, बहुत शौक से कर रहा है ये। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स। यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स में भी बहुत ज्यादा पैसा तो आपका, देखिए ना, आपके लोन होते क्या है, आपके मेजॉरिटी लोन्स तो जो फॉरेन डेट है या लोकल डेट है, उसमें पैसे आपने कर्जे अदा कर, उसका सूद अदा करने में अदा कर देते हैं, उसकी आप तनख्वाहें दे देते हैं, आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाता है, आपके रनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, और उसका एक पोर्शन होता है जो डेवलपमेंट में जाता है। अगर किसी जगह पे किसी बंदे ने, किसी हुकूमत ने, किसी वजीर आजम ने अगर कोई कहीं से पैसा खाया, चोरी किया, फ्रॉड किया, करप्शन की, किकबैक्स लिए, तो वो उसी में से लिए होंगे ना, जो डेवलपमेंट के काम है। कोई ठेके दिए, उसमें से कोई किकबैक्स ले लिए, यही हो सकता है ना। सही, तो एक पोर्शन ऑफ दैट है। तो सिर्फ ये बता दें कि ये जो रिपोर्ट आई है इसका कोई फायदा भी होगा, या ये सिर्फ जो सियासी जो मुखालफीन है उनको गंदा किया जाएगा, या इसका कोई कौम को भी फायदा होगा? पहली गुजारिश तो यह है कि खान साहब हमेशा से कहते रहे कि शुगर माफिया, शुगर माफिया, शुगर माफिया। इस मुल्क के अंदर अब तय हो गया कि जहांगीर तरीन साहब तकरीबन 20-22% शुगर के ग्रोथ, शुगर के प्रोड्यूसर को है, फिर उसके बाद हुमायूं अख्तर साहब हैं, खुसरो मुख्तियार साहब हैं, और अगर पीटीआई के अपने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनके जो सपोर्टर्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो 50% के करीब जो चीनी है पाकिस्तान की, वो तो पैदा ही पीटीआई के डायरेक्टली इनके ओहदेदारान या इनके लोग करते हैं या इनके सिंपैथाइजर हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी वालों की भी मिले हैं, वहां पे मुस्लिम लीग वालों के भी मिले हैं, उनका कितना शेयर होगा? बड़ा माइनर। फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बाकी लोग हैं, उनकी मेल्स हैं, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के कई इदारे काम कर रहे हैं जिनकी मेल्स हैं। सो आप बिल्कुल बड़े शौक से जरूर कीजिए, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर सिर्फ डिफ्लेक्शन है, ठीक है, 25 आ जाएगी, आप देख लीजिए, इसी तरह की मड स्लिंगिंग होगी। अगर कोई कंक्लूसिव इंक्वायरी वजीर आजम ने कराई और ये वजीर आजम के हुक्म से रिपोर्ट लीक हुई, तो पहले गुनाह का तयन और गुनाहगार का तयन होना चाहिए था, तब ये रिपोर्ट बाहर आती। अच्छा, कायरा साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें। आप समझते हैं कि ये मुतालबा दुरुस्त है? जब ये इंक्लूसिव रिपोर्ट है और ये हमेशा से सब्सिडी दी जा रही थी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, जबकि शाहिद खान अब्बासी साहब से जब ये सवाल किया जाता है, वो कहते हैं जी हमारे दौर में अगर महंगाई हुई थी तो मार्केट फोर्सेस थी। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, जो मामले खुसूसी एहतसाब पर, वो कहते हैं जी इन्होंने सलमान शहबाज के कहने पर शुगर माफिया को बड़े मराद दी, फायदे दिए। तो वो कहते हैं ये फैसला काबीना का था, शाहिद खान अब्बासी कहते हैं। तो अगर काबीना फैसले करती है, ICC करती है, तो अगर शाहिद खान से इस्तीफा नहीं लिया गया माजी में, तो अब इमरान खान से बिलावल किस तरह मांग रहे हैं इस्तीफा? गुजारिश ये है कि अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, जो ये खुद लगा रहे हैं, कि चीनी के स्कैंडल में फ्रॉड हुआ, कौम से लूटमार हुई। हमारे दौर में भी चीनी को सब्सिडी दी गई एक्सपोर्ट के लिए,
और ये भी याद रखिए कि हम उस दौर में आए थे जब चीनी इंपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान में, और हमने आके गन्ने की फसल को सपोर्ट फॉर प्राइस दी और गन्ने की पैदावार बढ़ी और चीनी बढ़ी, पाकिस्तान में सबसे सफिशिएंट हुआ। इवन गंदम भी हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग के दौर में भी दी गई सब्सिडी, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी दी गई सब्सिडी, हाँ उन अदवार में सब्सिडी की रीजंस थी, उसको जरूर प्रूव करना चाहे तो कोई करे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल, अगर हम पे जवाब आता है तो हम भी देंगे। सवाल ये है, ये तो खान साहब ने खुद सवाल खड़ा किया ना कि जी मुल्क में लूटमार हो गई, ये चीनी माफिया सब लूट के खा गया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब ना छोड़ने का अमल यह है कि एक रिपोर्ट आई है कि किस ग्रुप ने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की है, उसने कितनी सब्सिडी की है। ये तो सिंपल डॉक्यूमेंट है, इसमें कौन सी इंक्वायरी की जरूरत थी? ये ईसीसी ने फैसला किया, सूबे के फलाम बंदे ने समरी भेजी, वो तो पूरा ईसीसी के समरी के अंदर डिटेल होती है। इसके लिए आपने एफआईए की इंक्वायरी क्या कराई है? अच्छा, अब जो फोरेंसिक ऑडिट होगा, फोरेंसिक ऑडिट में तय होता है कि किसी ने गुनाह किया यानी जुर्म हुआ है, और जुर्म किसके कहने पे हुआ है, उसका बेनिफिशियरी कौन है, तब उनको सजा देते हैं। ये अगर जुर्म है तो इस जुर्म के अंदर करने वाला और करवाने वाला दोनों शामिल है। ईसीसी और कैबिनेट ये रेटिफाई करती है फैसलों को, ईसीसी फैसला करती है, कैबिनेट रेटिफाई करती है, वजीर आजम साहब डायरेक्टली उसके जिम्मेदार हैं और वो कह रहे हैं कि गुनाह हुआ। ठीक है, अगर हुआ है तो उनकी अपनी नाक के नीचे हुआ है, लेकिन अभी उसका तयन नहीं है। इसी तरह ये जो अगला स्कैंडल खोलना चाहते हैं, ये भी ऐसा ही एक स्कैंडल होगा। यानी आप उसको खुद, मैंने पहले गुजारिश की ना, आप जरा गौर करें कि जो कर्जे लेते हैं वो कर्जे तो जाते ही गवर्नमेंट के अकाउंट में है। उन कर्जों के लिए आपने कौन सी इंक्वायरी करानी है? वो तो आपके पास ईएडी में सारा कुछ डिटेल पड़ी हुई है, ले लें। और इसी तरह आप उनकी यूटिलाइजेशन को, जो कर्जे आपने लिए और आपने कर्जों की मद में आपने सूद अदा कर दिया, जो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, वो 40% के करीब। उसके बाद आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसके बाद आपके करंट एक्सपेंडिचर है, जिसमें तो कोई फ्रॉड नहीं है, बल्कि आपका जो एक डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर पोर्शन आएगा वो जरूर निकालिए। किस प्रोजेक्ट के अंदर किसने पैसा खाया, नहीं खाया, कितना खाया, जरूर लोगों को उसका। लेकिन आज इन रिपोर्ट्स को जारी करके और इतने हजार अरब का फ्रॉड हो गया, ये कौम की तवज्जो डिफ्लेक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन कारर साहब, ये जो बात हो रही है शाहिद खान अब्बासी साहब वाली, उनके दौर में ये मुश्किल नहीं हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि एक जमात है, उसकी लीडरशिप गवर्नमेंट में है और उनके खानदान की शुगर मिल्स अगर हो, चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, चाहे ये तहरीक इंसाफ हो, कोई भी, तो ये तो एक मसला है कि वही लोग वजीर अगर बन जाते हैं, यानी फूड सिक्योरिटी के बन जाते हैं वजीर जनाब, तो वो उनकी अपनी शुगर मिले हैं, तो कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ये पहली बात तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट पांव पे, कदम कदम पे आपको मिलेगा। सिर्फ ये नहीं है कि इस गवर्नमेंट का, पिछली हुकूमतों का भी, और जो उससे पहले परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, काफरी की हुकूमत थी, क्या उनके कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? क्या उनके नाम नहीं है? इस मुल्क के अंदर यहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे बहुत सारी इजारादारियां कायम हो गई हैं। यहाँ पे एक तरफ स्टेट डिसइन्वेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ स्टेट के इदारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की फौज के जो इदारे हैं उनकी शुक्र मिले नहीं है? क्या वो बेनिफिशियरी नहीं हो सकते अगर चीनी की कीमतें बड़ी कम हुई है? क्या ये बात दुरुस्त है कि सीमेंट हो, हमारी चीनी हो, बाकी चीजें हो, इनके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आपकी बैंकिंग है, आपकी इंश्योरेंस है, बेपनाह इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मोनोपोलीज क्रिएट हो गई हैं। ये हमारा स्टेट के स्ट्रक्चर की कमजोरी है। लेकिन इसको किसी एक इवेंट के साथ, किसी एक इश्यू के साथ मैं कहता हूं बिल्कुल करें, लेकिन आपने जो ह्यू एंड क्राई करा दिया, यानी आपने जो इंक्वायरी कराई है उसमें क्या चीज सामने आई कि आप कह रहे हैं और बड़े ढोल पीट रहे हैं कि जनाब हमने कमाल कर दिया, ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इंक्वायरी कराई और लोगों को सजा दी। ये सब बातें दुरुस्त हैं, तो क्या सजा दी है? ये सब बातें दुरुस्त है, क्या सजा दी आज? इतना अप्रिशिएट आप करेंगे कि चले अपना नाम, अपने लोगों का आना, उन पर तनकीद होना, यानी कौन नहीं जानता जहांगीर तरीन की कितनी अहमियत थी और कितनी है तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये तो बात है कि उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और इसी रिपोर्ट की वजह से। जहांगीर तरीन साहब ने आपको बता दिया ना कि इसके पीछे कौन है, कि वजीर आजम साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो उनके साथ उनकी नहीं बन रही पिछले 6 महीने से। तो ये तो उनके घर की लड़ाई थी, जहांगीर तरीन को फारग करने के लिए शायद। सर, एक बात ये भी की जा रही है कि ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है कि मुल्क को मिड तरफ इलेक्शन की तरफ लेके जाया जा सके। क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, मैं समझता हूं जी, ये जो इस वक्त ड्रामे छेड़े गए हैं ये हुकूमत के इंटेंशनल हैं।
नियतन है। और ये जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट होती है, इनका मिजाज ये होता है, ये सोल्यूशन नहीं दे सकते। इससे पहले इन्होंने एहतसाब के नाम पे छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रख दूंगा, $200 अरब बाहर है, वापस लाऊंगा, टूटी हुई दौलत है, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हुए। कोई एक पाई पैसा आज तक वापस आया? ये शहजाद अकबर साहब रोज दावे करते थे, वजीर आजम साहब करते थे। पहले तो चले आपने 1.25 साल 1.5 साल गुजार लिया और आप खुद कर्जे लेते चले गए और लोगों को ख्वाब दिखाते गए। अब एक ऐसी वबा आ गई अनफॉर्चुनेटली जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, और उसमें भी गवर्नमेंट ने जो रवैया इख्तियार किया स्टार्ट से, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। अब उसके जो फॉल बैक आने लगी, उसके ऊपर जो अजाब आना शुरू हो गया है, अब गवर्नमेंट को पता है कि हमें बड़े जवाब देने पड़ेंगे, लिहाजा कौम की तवज्जो एक और तरफ हटा दी जाए। मैं माफी चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने ये जो टाइगर फोर्स बनाई है, ये क्या कुछ काम कर सकेगी, कितना ये फायदा दे सकेगी, जो इसको ड्यूटीज दी जा रही हैं वो किस तरह से निभाएगी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। आज से एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ पाकिस्तान की तारीख में। पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को फ़ीकस 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इसका आगाज़ हो गया है। और ये ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत है। SMS गए और फिर उस पूरे ख़ानदान में से जो सरबराह होगा किसी एक शख्स को, उसका जवाब आया। तो आज कतारें लगी हुई थी, कराची हो, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पर 17,000 सेंटर बताए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, और 144 अरब रुपया तकसीम होना है 2.5 हफ्ते में। खरल साहब, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा काम है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अब क्या इस पर भी तनकीद बनेगी? और बड़ा मुश्किल है कि सब लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके बावजूद हुकूमत समझ रही है कि हर गरीब शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1 करोड़ 20 लाख खाना। उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि जो चीज़, ये एक बहुत अहम बात है। अब जब भी कोई हुकूमत इस तरह का अनाउंसमेंट करती है रिलीफ इमदाद के वाले से, तो हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे ऐसे ऐसे लोग, उसामा साहब, ऐसे ऐसे लोग जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके कारोबार हैं, जो खाते पीते हैं, जिनके रोज़गार हैं, माशाल्लाह, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। बीच में मैसेज उन्होंने भी डाल दिया। अब हो गया 4 करोड़ से ऊपर डाटा पहुंच गया। इसके अंदर बाइफ्रिकेट करके 1 करोड़ 20 लाख जो उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ इस पे अप्रिशिएट के काबिल है कि इन्होंने छलनी किस तरह लगाई। छलनी क्या लगाई? नादरा से डाटा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पासपोर्ट अनबने, जिनके पास गाड़ियाँ थी, वो नादरा में वो भी आ जाता है। ये बड़ा एक टूल उन्होंने इस्तेमाल किया। नादरा का इसमें बड़ा रोल है। नादरा ने फौरन जनाब चेक लगाया, उन्होंने कहा जनाब ये जो CNSE इसके अगेंस्ट हो, इसके यानी चूंकि उसमें आ जाता है कि आपके अगेंस्ट जो रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ हैं उसकी डिटेल भी आ जाती है। अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र किया है या आपने पासपोर्ट बनाया वो भी आ जाते हैं। इस तरह अगर ज़मीनें वगैरह या बाकी तो अभी बेनामी के सारे वो साथ बीच में ऐड हो रही हैं, जो नई चीज़ें और अपडेटेड जो बेनामी ट्रांजैक्शन की सारा आया। मामला ये हुआ कि 1 करोड़ 20 लाख को जो आज से शुरू हो गया है, मैं समझता हूँ ये बहुत है। लेकिन एक और बात, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो इसमें भी अभी बहुत सारे गैर मुस्तकिल लोग होंगे, बहुत सारे इसमें भी गैर मुस्तकिल लोग हैं। लेकिन मैं कह रहा चलो ठीक है, अगर गैर मुस्तकिल लेता है, किसी दूसरे का हक खा के लेगा ना, तो वो बदबख्त आदमी है, इधर भी और आगे भी, वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे। लेकिन ज्यादातर लग रहा है कि हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात उसामा साहब ये है कि मैं देख रहा हूँ, आप भी वीडियो देख रहे हैं, ये भी बदबख्ती है कि यानी लोग, एक बंदा जितना उसको जरूरत है उससे ज्यादा राशन लेके आप अगर बेचना शुरू कर देंगे, तो ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। और इस तरह हो रहा है। मैं ये नहीं कहता आप इनको इमदादें ना दें, लेकिन ये बात है जो ऐसे लोग हैं, अब ये ऐसे लोग जो हैं, हुकूमत क्या ये डिजर्व करते हैं। और फिर अगली बात, सफेद पोश लोग जो हैं, हमारे साथ सानिया निश्चित साहिबा हैं, चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम की। सानिया निश्चित साहिबा, बहुत शुक्रिया, हम आपको बहुत सराहते हैं जिस तरह से आपने ये किया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, और दुनिया में भी अगर देखा जाए इतना बड़ा प्रोग्राम, हम अपने जैसे मुल्कों से कंपेयर करें, भारत इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ये इस तरह का नहीं शुरू हो सका। तो आप क्या समझती हैं कि वाकई ये तकरीबन 2.5 हफ्ते में 1 करोड़ 20 लाख खानदान तक पहुंचा जा सकेगा? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। जी, इंशाल्लाह हम क्योंकि हम लोगों को मरहलावार नोटिफिकेशन देते हैं कि आप अपनी पेमेंट्स कलेक्ट करें, तो इंशाल्लाह 2.5 महीने में सबको नोटिफिकेशन तो चली जाएगी पेमेंट की।
मगर excuse me, क्या लोग सब एक 2.5 हफ्ते में आ सकेंगे, या ये 4 हफ्ते तक जाएगा, या ये 5 हफ्ते तक जाएगा, ये और बात है। मगर इंशाल्लाह हम लोगों को पेमेंट नोटिफिकेशन मरहलावार 2.5 हफ्ते में भेज देंगे। तमाम पैसे बैंकों को रिलीज कर देंगे और तमाम इंतजामात तो आज भी जो हमारे 17,000 सेल जो पॉइंट्स ऑफ सेल्स और बैंकों के ATMs और कैंप साइट्स हैं, उसमें से कोई 70% लग गए हैं और कल तक तमाम लग जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी बात है। अच्छा, ये सानिया नश्तर साहब, अभी मैं ये क्रेडिट बात दे रहा और आपको भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह आपने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा आ गया था और उसमें जो आपने बाइफिकेशन की है, ये बड़ा आपको क्रेडिट जाता है इतने मुख्तर वक्त में। और जिस तरह आपने कहा कि 2.5 हफ्ते के अंदर आप 1 करोड़ 20 लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो मैं इसके थोड़ा सा आम लोगों के लिए ज़रा समझाने के लिए कि किस तरह वो आपको अप्रोच करें और किस तरह आप ये मदद किस तरह पहुंचेगी, ताकि आम नाजरीन तक, जो बहुत अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, देहातों में रहते हैं, उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके कि किस तरह वो अप्रोच कर सकते हैं और आप किस तरह मदद पहुँचाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपके तवसत से मैं नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि जो भी हुकूमत से एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की माली इमदाद लेना चाहते हैं, वो 8171 से अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर हमें SMS करें। 817 पे शिनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें। और अगर उनके पास फ़ोन नहीं है या उनको SMS करना नहीं आता, तो वो अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, बेटे बेटी से, हमसाये से कह सकते हैं कि वो उनका शिनाख्ती कार्ड नंबर अच्छा जी, सानी साहब जी अब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि क्या अच्छा नहीं होगा कि जो लोग खुद से हमें ये कंप्लेंट्स आई हैं कि लोग राशन जो है ना वो बेच भी रहे हैं दुकानों पर जाकर, तो अगर लोग इसी तरह से सरकारी तौर पर, जो इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है सानी नश्तर साहब की, हम उनसे फिर बात करना चाह रहे हैं। मैं साहब ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इतना अच्छा सिस्टम आया है, फिर भी हो सकता है कुछ खराबी इसमें होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह भी कोई भी इंसान तकसीम कर रहा हो, बड़े बड़े इदारे भी हों, इससे बेहतर नहीं हो सकता कि सरकारी तौर पर आपको वहां जाकर फिर पता होगा डाटा कि ये शख्स ले चुका है, ये खानदान ले चुका है, ये खानदान है जिसके नाम पर कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहीं पूरे खानदान के पास अगर किसी भी तरह की कोई इतनी नहीं है तो जाहिर है फिर गरीब ही होगा ज़्यादा, तो यही इम्कान है। तो प्राइम मिनिस्टर के अगर फंड में दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि निस्बतन सेफ होगा कि अब उससे तक पहुंचने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिना इसके कि आप ट्रक खड़े करते हैं और राशन पर दिए जा रहे हैं और फिर वो जाकर लोग बेच भी रहे हैं। देखिए उसामा साहब, ये जो तरीका है ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है कि नादरा के पास हर एक की फैमिली ट्री है कि हेड ऑफ फैमिली कौन है, हर एक फैमिली का अलग-अलग से तकसीम किया गया है, अलग-अलग हर फैमिली को एक फैमिली यूनिट के तौर पर दिखाया गया है। तो उसमें यह है कि हर फैमिली के हेड को पैसे पहुंचेंगे जी। अगर किसी के वालिद है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद जो नंबर 2 है उसको ये पैसे मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ एक फैमिली के पास एक, ये नहीं कि फैमिली के हर बंदे को मिल जाएगा, एक फैमिली में एक बंदे को मिलेगा जो कि पूरी फैमिली का को की देखभाल कर रहा है। तो ये तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, ये तो उनको बता दिया जाएगा कि ये आपका नंबर है, आप फलानी जगह पर मेरा ख्याल है जो मैं डॉक्टर साहब अपनी से जो ये एक प्रोग्राम आया इत्तेफाक से कोरोना के वाले, और सानिया नश्तर साहिबा जो आई और जो उन्होंने, मेरा ख्याल है इतना बड़ा, जिस तरह उसामा साहब ने कहा 1 करोड़ 20 लाख बंदों को फौरी तौर पर आइडेंटिफाई, इन्होंने 8 लाख पहले बेनजीर के अच्छा, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, गोश्त थे और जो 54 लाख में से 8 लोग जिनके पासपोर्ट गाड़ियां हैं और जिनके नामों पर, तो यही आप देखें यार्डस्टिक। और फिर जो आम नाज़रीन के लिए फिर हम बता रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे चीटर आ रहे हैं, उसामा साहब जाली मैसेज फिर वो शुरू हो गया है, लोग जो फ्राडी के नुसरबाज वो मैदान में आ रहे हैं, तो इसलिए दोबारा हम नाज़रीन को बोल TV की वसादत से और अभी जो सानिया नश्तर साहबा ने, ताकि ये पब्लिक जो अवेयरनेस मैसेज है ये भी दिया जाए कि कोई भी बंदा जिसके पास अगर फ़ोन नहीं है, उनके पूरी फैमिली के पास फ़ोन नहीं है, तो वो सिर्फ 8171 यानी 8171 के ऊपर किसी भी टेलीफोन से SMS जो करेगा इन नंबर पर, तो अपना वो शनाख्ती कार्ड जब वहाँ पे भेजेगा तो उसको ही पता चल जाएगा, उससे मुतलका इदारे जो है उससे राब्ता में आएंगे, राब्ते में आएंगे, रिप्लाई उसी फोन पे आएगा जिससे वो करेगा, और उस तक वो 2.5 हफ्तों के अंदर ये 12,000 सेंटर से जाके इमदाद पहुंचेगी, और जो भी सेंटर वो करीबी होगा उसका बताया जाएगा। 17,000 सेंटर बन गए हैं,
तो मैं समझता हूँ एक तो ये हमें जो नुसरतबाज फ्राडी है उनके चुंगल में नहीं आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होगी कि जो और शख्स एक दफा ले गया वो दोबारा नहीं। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसामा साहब, ये ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बात है, कोई फॉर्म नहीं है, बीच में मिडलमैन नहीं है। फॉर्म ऐसा हुआ है आप कि फॉर्म बेचे जा रहे हैं जनाब, फॉर्म बेचते थे लोग वहां पे सियासी ब्राइब के तौर पे। अब इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का वोटर हो, कोई एमपी ये पीपल्स पार्टी का वोटर हो, ये नून लीग का वोटर हो, जो पीटीआई का वोटर हो, जो भी डिजर्विंग होगा, जो बंदा भी भेजेगा, अगर उस फैमिली ट्री के मुताबिक ये तो हो गया वेल जो नहीं है, यानी वो खाता पीता अगर नहीं है, अगर वो डिजर्विंग है, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। टाइगर फोर्स वो तो पॉलिटिकल लग रही है, अगर 7 लाख नौजवान पूरे पाकिस्तान से आए हैं। उसामा साहब मुझे इस वो तो वॉलंटियर है बेचारे, और जो रोल है वो बड़ा लिमिटेड सा नजर आ रहा है। उनका रोल घरों में राशन पहुंचाना नहीं होगा, उनका रोल ये है कि वो इलाकों में जाएं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनके पास शायद मोबाइल भी नहीं है, शायद उनकी एक्सेस नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सके। ऐसे डिज़र्विंग लोग, ऐसे गरीब लोग जो कि जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी किसी भी वजह से, वो उन लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाने में उनकी मदद करें। ये नहीं है कि वो लोगों को पैसे पकड़ा दिए जाएंगे कि वो लोगों को या उनको राशन दे दिया जाएगा, राशन पहुंचाएंगे, बल्कि वो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, और वो वॉलंटियर करेंगे, उनके अपने मोबाइल्स के जरिए से उनकी रजिस्ट्रेशन कराने में उनकी मदद करेंगे। तो टाइगर फोर्स का रोल ये होगा, उनके हाथ में ना पैसा आना है, ना उन्होंने इस प्रोसेस का हिस्सा होना है, और जो डाटा वो पहुंचाएंगे अल्टीमेटली वो फिल्टर आउट होगा। वो एहसास प्रोग्राम में उनके जो अपने फिल्टर लगे हुए हैं, 1 करोड़ 20 लाख का जो सेंटर 17,000 बने हैं, इसमें प्रॉपर कंसर्न जो सारे सरकारी इदारे हैं, वो मुतलका इदारे हैं, वो इन्वॉल्व होंगे, और ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसमें ना तो सानिया नश्तर साहिबा ना किसी भी बंदे का रोल होगा, प्रॉपर ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत एक गवर्नमेंट के एक्सचेकर से उस बंदे तक पैसा पहुंचेगा। वो सिस्टम जो है वो पता चल जाएगा कि इस बंदे तक पैसा पहुंच चुका है, और उसमें खुद बुर्द नहीं हो सकी। वरना क्या डोगर साहब को पता है, सियासी लोग कार्ड लेते थे, जिस तरह घोस्ट निकले आपको पता है, इसके अंदर मुख्तलिफ नामों पे ले लिए जाते थे, आगे उनको आधे पैसे दे दिए जाते थे, आधे रख लिए, और फिर एहसान जितलाया जाता था कि जनाब हमने आपको दिए। बहुत सारे तो अपने मुलाजमीन को पैसे तनख्वाह के बाद में कार्ड लेते थे कि जनाब इतने पैसे एक्स्ट्रा हमने दे दिए हैं, लिहाजा वो तनख्वाह से। चाइना ने इस तरह से बड़ा इस्तेमाल किया था अपनी फोर्स का, अपने नौजवान फोर्स का, आबादी का, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी थी। तो ये चीज़ सामने आई है कि इमरान खान से सोचा कि हमारे पास इतनी नौजवान फोर्स है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो अच्छा इनिशिएटिव है। सानिया नश्तर साहिबा हमारे साथ थी, और जिस तरह उन्होंने बताया तरीक़ाकार भी, और कितने अच्छे तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ वो जिस तरह हम 1122 की शिकायत सुनते हैं कि 98% गलत कॉल्स आती हैं, खुदा रहा ना करें, और एक अच्छा काम हो रहा है तो आप अपना उसमें जो फ़र्ज़ बनता है वो निभाएं। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस कदर खतरा है बेरोजगारी का। 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हो सकते हैं, इसमें बात की वजह से ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमती रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं वो भी कहती हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वैसे ही मजदूर और दिहाड़ीदार तबका फ़िलहाल बेरोज़गार है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा सकता था। इसके अलावा कई महीनों तक 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार हो सकते हैं। 1 करोड़ लोगों का मतलब आप सोचें कि कितने ख़ानदान, ये 1 करोड़ अफराद का मतलब है 1 करोड़ ख़ानदान। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। बहरहाल जो फलाही तंजीमें वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन रोज़गार फराहम करना बड़ा मुश्किल है। अखुवत भी इस बारे में बड़े अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन है शेख ताहिर अंजुम साहब। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं कि वेलफेयर का काम किस तरह से हो रहा है। शेख ताहिर साहब, आपकी जो फलाही तंजीम है उसने कहा है कि आपके पास जो स्कूल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो करंटीना सेंटर बनाने के लिए आपने ऑफ़र की है, तो मज़ीद क्या आपकी तंजीम कर रही है, क्या आप समझते हैं होना चाहिए? उसामा साहब जी, मोहम्मद ताहिर अंजुम कर रहा हूँ। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान ने सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर जो है ना 20,000 के करीब बनाए, और ये 800 ml हमने बेकरी जनरल स्टोर्स के लिए बनाए, और 20,000 में से जो है हैंड सैनिटाइजर जो है ना वो हमने तकसीम किए पूरे मुल्क के अंदर। इसके बाद जो है वो 120 ग्राम और 250 ग्राम जो है ना वो घरों के
के अंदर जो है ना वो हमने तकसीम की है। इसके बाद जो है 1 लाख के करीब जो है वो हम कॉटन के और दूसरे मास्क बना के जो है ना वो भी तक तकसीम कर चुके हैं। और ज्यादा जो आपने फरमाया राशन की जरूरत है, तो राशन के सिलसिले में 20,000 पैकेट, जिसके अंदर अच्छी बात है, जो है वो 20 किलो आटा, चावल, चीनी, बड़ी बात, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के डीसीओ साहब ने बोला है कि आप जो है ना जी चले ताहिर अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब मसला है बाबर साहब बेरोज़गारी का। ये देखिए, इस तरह की इतलाई तंजीमें राशन भी तकसीम कर रही हैं, ये मास्क और सैनिटाइजर, ये सब ठीक है, लेकिन असल मामला है कि बेरोज़गारी, अब ये 12,000 हुकूमत दे रही है, ये कितना वक्त गुजार लेंगे, कितने हफ्ते गुजार लेंगे इससे? तो रोज़गार का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि आप देखें कि सारी बड़ी मार्केटें बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, और अभी तक कोई पता नहीं कि ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा और कितना अरसा और चलेगा। मिल मालकान जो हैं, जो मार्केटों के हेड्स हैं, या जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानों पे 10-10, 20-20, 30-30 लोग काम कर रहे हैं, वो भी अब परेशान हैं, तंग हैं कि जनाब दुकानें तो बंद हैं। अब ये भी नहीं पता कि ये दुकानें कब खुलेंगी, ये मार्केटें कब खुलेंगी, ये कारखाने कब खुलेंगे। तो बजाय ये कि वो वर्कर्स को घर बैठे सैलरीज दें, उन्होंने उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये कौन सा रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं बेचारे, ये जब उनका ख्याल है कि जब दोबारा दुकानें खोलेंगे, जब दोबारा कारोबार चलेगा तो फिर नए लोग भर्ती कर लेंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब ऐसे अब गवर्नमेंट 12,000 रुपये तो दे रही है, लेकिन इस 12,000 में वर्कर्स का क्या बनेगा, उनके घरों के किरायों का क्या बनेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमिनल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी के लोगों को बेरोजगार न होने दे। सीमेंट फैक्ट्री का एक केस था, मकामी का 7 करोड़ का बिल आया हुआ था, उन्होंने इसको कहा थी 33% आप अदायगी ले लें, बाकी अभी उन्होंने रोक दिया। तो वो कह रहे हैं कि रियासत की भरपूर मुआवनत करेगी अदालत। तो किसी तरह से इंश्योर किया जा सकता है, कोई कानून ऐसा लाया जा सकता है? अभी सिंध में भी इसकी बात हो रही थी कि किराएदारों को ना निकाला जाए। सिंध में अब लॉकडाउन में भी कमी की बात हुई है, 14 तारीख से इमरान खान साहब ने सूबे पर छोड़ दिया है। खैर साहब, उससे को बेहतरी आएगी जैसे लॉकडाउन, अगर मेरा ख्याल है हुकूमत भी की जानब से, और ये बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। इस तरह 1 करोड़ चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिया, खदशा है कि बेरोजगार हो सकते हैं। फिर सीमेंट फैक्ट्री अगर जारी बात है बंद है, 7 करोड़ का बिल आएगा, किस्तें कर देगी। इस तरह बहुत सारे कारखाने, इदारे, अब वो किस्तें करवाएंगे, गैस की, बिजली की, पानी की, एक तो उनका क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सारे इदारे जो है ये भी सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। पहले उसके बाद सारे अगले आ जाए, इसलिए कर दिया वो तो कर दिया, फैक्ट्री बंद है, खुली नहीं है, तो आप उसकी एवरेज बिल किस तरह से उसको अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंपनियों को भी चाहिए, गवर्नमेंट अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को ये सारा पे ऑफ करना है। लेकिन दूसरा जो तरफ है वो आवाम है, वो जो 2-3-4 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो, उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि अगर एक सोसाइटी, मैंने सिर्फ अपनी एक बात करता हूँ सोसाइटी की, मैं नाम ले लेता हूँ कि वैलेंसिया टाउन, अगर 350 मुलाजमी जो उन पर छुट्टी पे थे, तो उन्होंने उनको घर बैठे हुए तनख्वाहें दे रही है। तो बाकी बहुत सारी हमारी लाहौर के अंदर सोसाइटियाँ हैं, उन्होंने मुलाजिम उल्टा निकाल रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे। तो मामला ये है, वहाँ पे मास्क दे रहे हैं 5 टाइम, मस्जिद के अंदर बाकायदा हर जो प्रेयर के बाद डिस्टेंस भी है, फिर वहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है, फिर लॉकअप कर दिया जाता है, फिर गेट्स जो है गैर जरूरी वो बंद किए गए। और आपने देखा एक सोसाइटी और है जो बैरिया टाउन है, वहाँ पे जो कोरोना के पॉजिटिव केस निकल आए हैं, उसके बाद ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। हुकूमत को भी, और ये सोसाइटियाँ अरबों रुपए बना रही हैं, तो इनको भी चाहिए अपनी मदद आपके तहत ये मास्क दें लोगों को ये मसाजिद के अंदर स्प्रे करें, जितने भी हिफाजती मेजर हैं वो किए जाए। हुकूमत अपने लेवल पे कर रही है, हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन ये जो इतना बड़ा क्राइसिस है, ये अकेला हुकूमतों के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। ज़ाहिर है कितने सालों में किसी आदमी ने अगर फैक्ट्री बनाई है, अल्लाह ने उसको नवाजा है, तो कुछ अर्सा इनको वैसी तनख्वाहें देने काम किया हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।